हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक चैप्टर का सारांश लेकर आ गई हूँ। ठीक है, कौन सा है? तो अर्धनारीश्वर, जो कि कविता का चौथा पाठ है। ओके, ये किनके द्वारा लिखा गया? रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप लोगों के एग्ज़ामिनेशन में मिनिमम 5 मार्क्स का आता है लिखने को सारांश। ठीक है, और लेखक परिचय से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेखक परिचय बताऊंगी। लेखक परिचय में मैं आपको बताना चाहूँगी ये अर्धनारीश्वर चैप्टर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ। उनका निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ। इसके आगे मैं बताना चाहूँगी कि उनका जन्म स्थान कहाँ था? सिमरिया। ठीक है, सिमरिया में बेगूसराय है, बिहार में हुआ था जन्म रामधारी सिंह दिनकर का। इनके माता का नाम मनरूप देवी था और पिता का नाम रवि सिंह। माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह। ठीक है, इनकी शिक्षा जो है वो गांव में हुई थी। 1928 में मुकामा घाट रेलवे हाई स्कूल में से मैट्रिक, 1932 में पटना कॉलेज से बीए इतिहास। देखिए, मुकामा में इनकी पढ़ाई हुई थी मैट्रिक के, और पटना कॉलेज से बीए वो किए थे। इतिहास पेपर उनका ऑनर्स रहा था। अब हम लोग सारांश देखते हैं कि सारांश में क्या है। देखिए, अर्धनारीश्वर पाठ के सारांश। प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर की रचना राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने की है। ऐसा माना जाता है कि अर्धनारीश्वर भारत का मिथकीय प्रतीक है, जिसमें दिनकर जी ने अपने मानचित्ता आदर्श निरूपित किया है। देखिए, अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कि भारत में अर्धनारीश्वर का मिथकीय प्रतीक है, यानी कि मिथ है, बोलते हैं ना, पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, वही है। इन्होंने अपना एक मानचित्र बताया है, मतलब कि अपना देखने का नज़रिया बताया है इस चैप्टर में। मूल्यतः अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का है और आधा अंग नारी का होता है। अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, तथा एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। अर्थात अगर पुरुषों में नारियों का गुण आ जाए तो इससे उसकी मर्यादा कम नहीं होगी, बल्कि उनके गुणों में अभिवृद्धि होगी। लेकिन इस पाठ में लेखक ने ये कहा है कि सबसे ज़्यादा स्त्रियों के प्रति इन्होंने भाव को प्रकट किया है। वो कहते हैं कि अर्धनारीश्वर का मतलब है भगवान शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ठीक है, जिसमें उन्होंने बोला है कि अर्धनारीश्वर में जैसे कि आधा अंग पुरुष का होता है और आधा अंग नारी का होता है, तो अर्धनारीश्वर जो है वो इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भी भेद नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, तथा एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। अगर एक का गुण है तो दूसरे का दोष नहीं हो सकता। अर्थात अगर पुरुषों में नारियों का गुण आ जाए तो वो और ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा, और वहीं अगर नारियों में पुरुषों का गुण आ जाए तो वो भी और शक्तिशाली बन जाएगी। अगर पुरुषों में नारियों का गुण आ जाए तो आज के ज़माने में सब लोग समझते हैं कि इनकी मर्यादा कम हो जाएगी, ऐसा समझते हैं ना, इनका मान सम्मान ये सब कम हो जाएगा, कहेंगे सब कि स्त्री की बात पे चलता है। बल्कि ऐसा नहीं है, इन्होंने ये कहा है कि मर्यादा कम नहीं होती है, बल्कि उनके गुणों में और भी वृद्धि हो जाती है, पुरुषों के गुणों में। ठीक है,
तो जो लोग ऐसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। लेकिन कृषि के विकास के बाद नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। जिंदगी दो भागों में बट गई। नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। दोनों अपने कर्तव्यों से विचलित हो गए। नर कर्कश और कठोर हो गया। युद्धों में रक्त बहाते समय उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि रक्त के पीछे जिनकी सिंदूर बह रहा है उनका क्या होगा, और ना ही उन सिंदूर वालियों की को ही फिक्र है। देखें, लेखक कहते हैं कि जब से कृषि का विकास हो गया, कृषि के विकास के बाद जो है वो नारी जो है वो पराधीन हो गई। ठीक है, मतलब कि पराधीन मतलब होता है कि दूसरे पे निर्भर होना। जिंदगी जो है वो उनके दो भागों में, दोनों की ही दो भागों में बट गई। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से कृषि का विकास हो गया उसके बाद ऐसा होने लग गया कि नारी जो है वो घर में रहेगी और पुरुष बाहर रहने लग गया। ठीक है, दोनों अपने अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, अपने अपने कर्मों को करते हैं। क्या ऐसा सही है? नर जो है वो कर्कश हो गया, कठोर हो गया, इतना कठोर हो गया कि युद्धों में जो है वो रक्त बहाते रहा, लेकिन उसने एक पल को नहीं सोचा कि जो मेरे बगैर घर में बैठी हुई है उसका क्या होगा। मैं तो यहाँ रक्त बहा रहा हूँ, लेकिन उसके सिंदूर का क्या होगा। उस पुरुष ने एक पल को नहीं सोचा, और ना ही स्त्रियों ने सोचा। स्त्रियों ने भी छोड़ दिया, बेफिक्र हो गई, वो भी फिक्र करना छोड़ दी, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए आगे क्या कहते हैं। दिनकर जी कहते हैं कि अगर कौरव की सभा में संधि वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो शायद आज महाभारत का युद्ध नहीं होता। दिनकर जी कहते हैं कि कौरवों की सभा में जो संधि वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच जो लड़ाई हुई थी, कुश्ती हुई थी, अगर वो कुश्ती या लड़ाई गांधारी के बीच होती तो शायद आज महाभारत नहीं होता, जो आज महाभारत हम लोग देखते हैं। आगे रामधारी से दिनकर ने इस निबंध में स्त्रियों के सम्मान को बढ़ाने पर बल दिया है। स्त्रियों के सम्मान को बढ़ाने पर बल दिया है रामधारी सिंह ने, दिनकर जी ने। उन्होंने गांधी और मार्क्स के विचारों की वकालत की है, जिन्होंने नारी जाति के सम्मान की बात कही। उन्होंने इस पाठ में गांधी और मार्क्स के विचारों को दर्शाया है, बताया है कि वो लोग सम्मान की बात किए हैं उसमें। ओके, देखिए आगे बताती हूँ। मतलब कि ये थीम है, एक तरह से समझे तो लास्ट पैराग्राफ है। आप लोगों को ये एग्जामिनेशन में लिखना है, लास्ट में लिखना है। उन्होंने गांधी जी को पोती द्वारा लिखित पुस्तक बापू मेरी माँ की भी चर्चा की है, जिसमें पुरुषों में उपस्थिति नारियों के गुणों जैसे दया, क्षमता इत्यादि को बतलाया गया है। उन्होंने गांधी जी की पोती एक लिखी हुई है, बापू मेरी माँ, को भी इसमें चर्चा किया है इस पाठ में। इसमें उन्होंने बताया है कि उपस्थित नारियों के गुण जो पुरुषों में होती हैं, जैसे कि दया, क्षमता इत्यादि, इन सब को इस पाठ में उन्होंने बतलाया है। ठीक है, तो आप लोग इस पाठ को समझ गए। कॉपी में लिख लीजिएगा या फिर समझ लीजिएगा, काफ़ी है, और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से इसे दर्शाइएगा। ठीक है, मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।